मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं है। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं है। तो हाय गाइस, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, 1 अगस्त इस अगस्त महीने का प्रथम दिन है और आज ही के दिन आप फिर से संकल्प लें कि इस पूरे महीने में आप शिद्दत से स्टडी करेंगे, शिद्दत से पढ़ाई करके अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एक एक कदम बढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। 31 जुलाई को मनाया जाता है, सब पता है, बट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस क्यों मनाया जाता है। तो शहीद उधम सिंह 31 जुलाई 1940 को शहीद हुए थे। तब से लेकर इस दिन को शहीद उधम सिंह दिवस के शहादत के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि शहीद उधम सिंह जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रतिशोध के रूप में माइकल जनरल डायर की हत्या के लिए ज्ञात हैं। यानी कि जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलवाई थी और जिसमें काफ़ी मासूम लोगों की मृत्यु हुई थी, उसका जनरल डायर की हत्या किए थे। यही कौन? उधम सिंह। और उधम सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 31 जुलाई को उधम सिंह की मृत्यु हुई। तभी से लेकर आज तक शहीद उधम सिंह की शहादत के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। 1924 में गदर में शामिल होने के बाद उधम सिंह को हथियारों की तस्करी के प्रयास के लिए पहली बार 1927 में अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था। अपने बंदीकर्ता को अपनी विचारधारा का खुलासा करते हुए उधम सिंह को प्रतिबंधित ब्रिटिश विरोधी अखबार गदर दी दूरी की प्रतियां और गदर दी गंज नामक देशद्रोही कविता का संग्रह भी किया। वह अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में एक क्रांतिकारी बने और अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई देशों का दौरा भी किया। तो उधम सिंह के रिलेटेड बात कौन है? तो आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि उधम सिंह का संबंध किससे था, और आपकी एक ऑप्शन में आपका रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, या आपके ऑप्शन में रहेगा जनरल डायर। तो उधम सिंह का संबंध किससे था? तो जलियांवाला बाग से था। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग का जो नरसंहार करवाया था जनरल डायर, जिसने काफ़ी गोलियां चलवाई थी, उस गोलियां चलवाने वाले को उधम सिंह ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। तो उधम सिंह का संबंध जनरल डायर से भी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी था, और इनका 31 जुलाई को शहीद हुए थे और इसी कारण 31 जुलाई को उधम सिंह का शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। तो भारत 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। यह महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी 3 प्रमुख क्षेत्रों में हस्ताक्षर कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था और भारत अपने कार्यकाल के आखिरी महीने दिसंबर 2022 में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा। यानी कि आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में कौन सा देश करेगा? तो वह भी करेगा अपना भारत, अपना प्यारा भारत करेगा। और अभी 1 अगस्त 2021 को जो अध्यक्षता आयोजित की जाएगी, उसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो वह भी भारत करेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है कि जुलाई 2021 में भारत बिल भुगतान प्रणाली ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने पेयू और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नुपुर चतुर्वेदी इस नियुक्ति के पहले पेयू में लघु और मध्यम व्यवसाय के कंट्री हेड थे। उन्होंने पहले एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सैमसंग, INSG, वेस्ट बैंक और सिटी बैंक के साथ विभिन्न वरिष्ठ भूमिकाओं में काम किया है। अब इन्हें भारत बिल भुगतान प्रणाली के लिए CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किस राज्य के सतपुरा बाघ अभ्यारण्य को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप
अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है। तो आपसे सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है कि नेट वेथ अर्थ हीरोज अवार्ड किसे मिला है? नेट वेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है आपके सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का। तो यह प्रश्न आपसे पूछेगा, बट आपको मैंने बता रखा है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यानी सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य किस स्टेट में है? तो सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य आपके कौन से स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में है। यानी कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है, परंतु अभी इसे नहीं मिला है। और विश्व धरोहर की सूची में कौन सा अभी हाल ही में शामिल किया गया है मंदिर? तो रामप्पा मंदिर। कहाँ का मंदिर है? केरल का मंदिर है। कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको यह कराया था। तो यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। और भारत की तरफ से यह शामिल होने वाला कौन सा धरोहर था? तो 39 था। इससे पहले भारत के 38 ऐसे प्लेस थे जो कि विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को द्वारा शामिल किए गए थे। आपको बता दें कि होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि 2130 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। यह देश की सबसे पुरानी वन संपदा भी है। तो देश की सबसे पुरानी वन संपदा कौन है? तो सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य की वन संपदा देश की सबसे पुरानी वन संपदा है। तो अब यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, जो हाल ही में चेंज करके बनाए गए हैं। तो आपको मैंने 8 के 8 राज्यपाल को याद करवाया था जो कि चेंज हुए थे। तो आपका काम यह है कि जितने चेंज हुए राज्यपाल है उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। यदि आप सही मायने में स्टडी करते हो तो आपको सारे स्टेट के चेंज हुए राज्यपाल के नाम याद होने चाहिए और याद भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि भारतीय हथियार बाजार में रुचि रखने वाले घरेलू और वैश्विक उद्योग के लिए रक्षा मंत्रालय ने अपने पहले मुख्य कार्यकारी डिफेंस एक्सपो की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात अपने पहले डिफेंस एक्सपो की मेजबानी करेगा, जो भारतीय हथियारों के बाजार में रुचि रखने वाले घरेलू और एक वैश्विक उद्योग के लिए रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम मार्च 2022 में गांधीनगर में इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। यानी कि इसका जो क्या होगा, इसका जो थीम क्या होगा? इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इस जो घरेलू और वैश्विक उद्योग के लिए रक्षा मंत्रालय के पहले प्रमुख कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो की थीम होगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम के पिछले संस्करण नई दिल्ली, गोवा, चेन्नई और लखनऊ में आयोजित किए गए हैं, जो कि अब गुजरात के गांधीनगर में 2022 के मार्च महीने में किया जाएगा। तब गुजरात में किया जाएगा। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। और गांधीनगर में ही डिफेंस एक्सपो की मेज़बानी किया जाएगा 2022 में। गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपानी गुजरात के सीएम है। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत गुजरात के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं। और गुजरात में कितने ज़िले हैं? तो गुजरात में टोटल 33 ज़िले हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? तो सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो स्थित है वह हमारे बिहार में स्थित है। तो बिहार में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार स्थित है। आपको बता दें कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2015 तक भारत में 501.83 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडारण था। इसमें 17.22 मिलियन टन रिजर्व कैटेगरी में था और बाकी रिसोर्स कैटेगरी में रखा गया था। स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार बिहार में स्थित है। और बिहार के बाद आपका आता है राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद झारखंड का स्थान है। तो बिहार से छठा झारखंड है, बट झारखंड का स्थान इसमें सबसे नीचे में है। सबसे टॉप पर कौन है सोने के अयस्क के उत्पादन के भंडारण में? तो यह है आपका बिहार टॉप पे है। तब बिहार में यह सोने का अयस्क का भंडारण स्थित है। तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल कहाँ है?
तो पटना बिहार की कैपिटल है। बिहार के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। और बिहार के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान बिहार के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। और बिहार में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? तो बिहार में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 38 है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 में। जुलाई 2021 में किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो जैसे ही आपके कहीं भी दिखे अतिरिक्त प्रभार, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अमित शाह को गृह मंत्रालय के अलावा किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो जो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है उसी का अतिरिक्त प्रभार अमित शाह को गृह मंत्रालय के अलावा दिया गया है, यानी कि वे गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आशुतोष शर्मा को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यह निर्णय लिया। संजय अग्रवाल को नवगठित सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद का अतिरिक्त भार दिया गया। अब आपसे यह क्वेश्चन और जुड़ गया कि सहकारिता मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला? तो संजय अग्रवाल अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर आपको नवगठित सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद का कार्यभार संभाला। और सहकारिता मंत्रालय अंदर किसके आता है? तो अमित शाह के अंदर आता है, जो कि प्रेजेंट टाइम के गृह मंत्री भी हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन दिव्य नयन विकसित की है, जिसके माध्यम से किसी भी मुद्रित या डिजिटल दस्तावेज को स्पीच आउटपुट के रूप में एक्सेस किया जा सकता है? तो किसमें? चंडीगढ़ में यह विकसित की गई। आपको बता दें कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद चंडीगढ़ ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की है, जिसके माध्यम से किसी भी मुद्रित या डिजिटल दस्तावेज को स्पीच आउटपुट के रूप में एक्सेस किया जा सकता है। रीडिंग डिवाइस दिव्य नयन जो कि इमेज टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर में बदलने के लिए भाषा निर्भर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग करता है। रीडिंग डिवाइस इमेज को टेक्स्ट में बदलने के लिए भाषा पर निर्भर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग करता है और टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर टेक्स्ट को ऑडियो में बदलता है। ऑडियो फाइलें मशीन में संग्रहित की जाती है और उन्हें वापस में सुना जाता है दृष्टिबाधित लोगों के द्वारा। और ऑडियो फाइलें जो होती हैं वो डिवाइस हैंडहेल्ड स्टैंड अलोन पोर्टेबल पूरी तरह से वायरलेस और IO सक्षम होता है। यह वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी में उपलब्ध है, लेकिन आगे अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं के अनुकूल भी होगा। यह जानकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 30 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक प्रश्न लिखित के उत्तर के रूप में दिया। और आपका इसी तरह चंडीगढ़ दिव्य नयन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, जिसमें आपका किसी भी शहर बन गया, जिसमें आपका वैसे चंडीगढ़ आपका एक केंद्र शासित प्रदेश में है, जिसमें आपके जो दृष्टिबाधित लोग हैं वे अपनी किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहे संना चाहे तो वे उसे सुन सकते हैं, चाहे वो फिगर के माध्यम में दिया हो या लिखा हुआ माध्यम में हो, उसे वहाँ पे करेंगे तो वह सुन पाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी ने सांस्कृतिक मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से भारत को कितनी कलाकृतियाँ लौटाने का निर्णय लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी ने संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संयुक्त के माध्यम से भारत के 15 कलाकृतियों को वापस लौटाने का निर्णय लिया है। कितनी कलाकृतियों को? 15 कलाकृतियों को। आपको बता दें कि कलाकृतियों में श्रीनाथ जी का पेंटिंग, रागमाला श्रृंखला से पृष्ठ, छय भैरव, काली यंत्र, श्री दुर्गम राम जी से पूर्व से लक्ष्मण चंद्र जी, कृष्ण और अर्जुन, शिव और पार्वती, एक बरगद के पत्ते पर शिशु कृष्ण, एक सज्जन का चित्र और तमिलनाडु की 3 मूर्तियां जिसमें शिव भैरव की बलुआ पत्थर की छवि के साथ साथ बाल संत चंडिकेश्वर और नित्य संभार की 2 कांस्य मूर्तियां भी शामिल है। 1989 से 2009 के बीच ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी द्वारा अधिगृहित कलाकृतियाँ बदनाम आर्ट डीलर सुभाष कपूर से जुड़ी है। तो आपसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी द्वारा अधिगृहित कलाकृति किससे संबंधित है? तो बदनाम आर्ट डीलर सुभाष कपूर से संबंधित है। यह जानकारी जी किशन रेड्डी ने लोकसभा के एक लिखित उत्तर में 30 जुलाई को दिया कि ऑस्ट्रेलिया नेशनल गैलरी से सांस्कृतिक मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों के बाद 15 कलाकृतियों को लौटाने का निर्णय लिया है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है,
कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी रशद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया है। हुसैन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में सेवा करने के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम हैं। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि वे पहले मुसलमान का नाम क्या है जिन्हें एम्बेसडर एट लार्ज के सेवा करने के लिए नामित किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामांकित पहले मुसलमान कौन है? तो यह है आपके रशद हुसैन। रशद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया गया है। डेबोरा लिपस्टाड को यहूदी विरोधी की निगरानी और मुकाबला करने के लिए राजदूत के पद के साथ विशेष दूत के रूप में नामित किया गया है। तो ये कारनामा किया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, यानी कैपिटल कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। और अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो यह नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अमेरिका की संसद और चाइना की संसद दोनों का में बहुत ही संबंध है, और भारत की एक पार्टी भी है जिसका संबंध इसके दोनों संसद से है। मतलब कि सारे तीनों जो नाम है वह एक नाम उनमें कॉमन है। तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको मैं यह कितनी बार करा चुका हूँ। तो आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न यह ही था। इससे पहले भी मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, उसका भी जवाब, यानी कि जिसमें आपको 8 राज्यों के नए राज्यपाल लिखने थे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि पसंद आए तो इस बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के अच्छे प्यारे प्यारे सेशन पाने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।